स्क्रीन पर आपको एक फोटो दिखाई दे रही होगी। इस फोटो में दिखने वाली महिला का नाम होता है अस्मिता कुमारी। बिहार प्रदेश में जिला सुपौल लगता है और जिला सुपौल में ही मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के तौर पर इस महिला की पोस्टिंग होती है। इनकी सरकारी नौकरी है। ठाट बाट से रहना सहना सब कुछ ठीक चल रहा था। ये लड़की शुरू से ही पढ़ने में होशियार होती है। पहली नौकरी इसकी बिजली विभाग में इंजीनियर की पोस्ट पर लग जाती है, लेकिन इंजीनियर की नौकरी पसंद नहीं आती, इसलिए अपने पति से फैसला करती है कि मुझे नौकरी बदलनी है। इसलिए इसने बहुत ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया, दिन रात पढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि इसकी छोटी बच्ची भी थी, लेकिन उसने उसकी परवाह नहीं की। उस बच्ची का भी ख्याल रखती थी और खूब मेहनत ईमानदारी से पढ़ाई करती थी। पढ़ाई करने के बाद इसकी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के तौर पर नौकरी लग जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था और इसी बीच में इसके दिमाग में ख्याल आता है कि एक कत्ल करवाना है। कत्ल करवाने से पहले इस महिला ने जैसे कि नौकरी हासिल करने के लिए पढ़ाई की थी, वैसे ही तैयारी करना शुरू कर देती है। अब चाहे हॉलीवुड की फिल्में हो, बॉलीवुड की फिल्में हो, या फिर ऐसे सीरियल हो जहां पर क्राइम से संबंधित कुछ जानकारी दी जाती है, ऐसे नोवेल भी पढ़ना शुरू कर दिया जहां से कुछ जानकारियां इकट्ठी हो सकें। इसका मकसद यही था कि ऐसा कत्ल करवाना है जो हादसा लगे और हादसा लगने के बाद कभी भी कत्ल का खुलासा ना हो सके, यानी कि ये पकड़े ना जा सके। लेकिन भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में या फिर भविष्य में शायद ना तो कोई ऐसा सीरियल बना है, ना कोई ऐसी फिल्म बनी है, ना ही कोई ऐसी किताब है, ना ही कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है कि आप वहाँ पढ़ने जाएं और पढ़ने जाने के बाद कोई अपराध करें, कोई भी अपराध करने या फिर कोई भी कत्ल करें या फिर कुछ भी ऐसी घटना को अंजाम दें जिससे कि आप पकड़ा ना जाए। इससे भी गलती हो जाती है, भले ही इसने चाहे कितनी भी तैयारी की हुई थी। पुलिस को 34 दिन का समय ज़रूर लगता है, लेकिन जब पुलिस ने घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था और इस महिला का फोटो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। ये कहते हुए वायरल हो रहा था कि इस महिला ने एक कत्ल करवाने के लिए बहुत शिद्दत, बहुत ईमानदारी से तैयारी की, लेकिन उस तैयारी में वो फेल हो जाती है। हालांकि इसने एक एग्ज़ाम पास किया था, परीक्षा पास की थी और सरकारी नौकरी हासिल ज़रूर कर लेती है, लेकिन कत्ल में ये फेल हो जाती है। कैसे पकड़ी जाती है, कत्ल क्यों होता है, इसके पीछे की वजह क्या थी, आज की इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। 11 जून 2026 की रात लगभग 8:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। अमृतसर से चलकर नरपतगंज जाने वाली जन साधारण एक्सप्रेस 14,604 नंबर की जो गाड़ी होती है वो बिहार प्रदेश के ज़िला खगड़िया से होते हुए गुजर रही थी। रास्ते में उसको मानसी रेलवे स्टेशन पड़ता है, साथ ही आने वाला स्टेशन था सहरसा। इसी बीच में इन दोनों स्टेशनों के बीच में बदला घाट एक स्टेशन लगता है। उस बदला घाट स्टेशन के पहले ही इस गाड़ी को रोक लिया जाता है, यानी कि चैन पुलिंग हो जाती है। रात में जैसे ही चैन पुलिंग होती है उसके बाद फिर इस जन साधारण एक्सप्रेस में एक तरह से हड़कंप समझ जाता है। जो अधिकारी होते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं, आरपीएफ वाले होते हैं, एकदम से अलर्ट हो जाते हैं। अलर्ट इसलिए हो जाते हैं कि रात का वो वक्त था कि आखिरकार इस गाड़ी को क्यों रोका गया है, इसके पीछे की वजह क्या है। कुछ ही समय में पता चल जाता है कि आखिरकार किस बोगी में जाकर चैन पुलिंग की गई है। और जैसे ही आरपीएफ के जवान या बाकी कुछ अधिकारी थे मौके पर दौड़ते हुए पहुंचते हैं, वहां आने के बाद लाइटों को जलाया जाता है और जैसे लाइट जलाई जाती हैं तो एक व्यक्ति है जो करहा रहा है, जो खून से लथपथ है, जैसे जीने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसको ज़्यादा गंभीर रूप से चोट लगी थी। लोगों से पूछा जाता है, जब पूछा जाता है तो बताया जाता है कि किसी ने इनके ऊपर गोली चला दी है। गोली चलाने के बाद जो जिसने गोली चलाई थी उन्होंने ही चैन पुलिंग की है और वो यहाँ से भाग चुके हैं। बदमाशों ने इस घटनाक्रम को क्यों अंजाम दिया था, बस इसका जवाब भी जानना चाहते थे और इसी बीच में वायरलेस कर दिया जाता है। जैसे ही वायरलेस किया जाता है तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन जो लगते हैं वहाँ की टीम भी मौके पर पहुँचने लगती हैं और मौके पर आ जाती हैं। इसके बाद फिर एम्बुलेंस को बुलवाया जाता है और इस व्यक्ति के जो शरीर पर जो कपड़े पहने हुए थे उन कपड़ों में ही जो मोबाइल रखा हुआ था या फिर कोई और चीज़ें रखी हुई थी देखा जाता है। तो देखने के बाद पता चलता है कि पर्स के अंदर इसका जो एड्रेस वगैरह था वो मिल जाता है। इस व्यक्ति का नाम होता है देव कुमार गुंजन, जो कि झारखंड प्रदेश के गोड्डा का वो रहने वाला होता है, लेकिन वर्तमान में बिहार प्रदेश के जुमई एक जगह लगती है, जुमई में ही मलयपुर बिजली घर रखता है, पावर ग्रिड स्टेशन। यहाँ पर ग्रेड 1 का वो टेक्नीशियन इंजीनियर होता है। जैसे ही अधिकारियों की सूचना दी जाती है एम्बुलेंस में तत्काल ही इसको बिठाया लिटाया जाता है और यहाँ से वो खगड़िया में सदर हॉस्पिटल है वहाँ लेके जाते हैं। लेकिन डॉक्टर प्राथमिक उपचार करने के बाद कहते हैं कि हालत बहुत ज़्यादा सीरियस बनी हुई है, सीने पर गोली मारी गई है, इसलिए इसको उच्च हायर मेडिकल सेंटर इसको लेके जाइए, वहाँ इसका इलाज करवाइए। अब यहाँ से यानी कि खगड़िया सदर हॉस्पिटल सीधा बेगूसराय हॉस्पिटल लेके जाते हैं और बेगूसराय हॉस्पिटल में थोड़ा बहुत ही इलाज कर पाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है, इसलिए यहाँ से इसको हायर मेडिकल सेंटर लेके चले जाइए। अब बिहार की राजधानी पटना का मेदांता हॉस्पिटल होता है,
वहाँ पर इस व्यक्ति यानी कि इंजीनियर को भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर ऑपरेशन करना शुरू कर देते हैं और सफल ऑपरेशन हो जाता है। जहाँ इसको गोली लगी हुई थी, इस गोली को निकाल लिया जाता है, लेकिन इस व्यक्ति को बचाया नहीं जा सका। यानी कि 11 जून 2026 की रात लगभग 8:30 बजे के आसपास इस व्यक्ति को गोली मारी गई थी और अगली ही तारीख यानी कि 12 जून 2026 को इलाज के दौरान इस व्यक्ति की मौत हो जाती है। और जैसे ही मौत होती है तो इसके बाद फिर रेल थाना लगता है मानसी, वहाँ पर एक एफआईआर दर्ज की जाती है और एफआईआर होती है बीएनएस की धारा 309/6 आर्म्स एक्ट की धारा 27, इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और इस मामले की जो जांच पड़ताल दी जाती है वो जांच पड़ताल कटिहार रेल मंडल की पुलिस को दी जाती है, क्योंकि मामला रेल विभाग से जुड़ा हुआ था, बड़ा सीरियस मैटर हो गया था, इसलिए एसआईटी का गठन कर दिया जाता है। और एसआईटी को ये कहा जाता है कि वक्त चाहे कितना भी लग जाए, लेकिन इस घटनाक्रम का खुलासा होना चाहिए। पुलिस ने अब जितने भी उस बोगी में बैठे हुए बाकी यात्री थे, बाकी यात्रियों से बातचीत की जाती है। पुलिस को एक ही चीज़ थी जो परेशान कर रही थी। शुरुआत में ऐसा लग रहा था जैसे लूटपाट की घटना हुई है, क्योंकि घर परिवार वालों ने भी यही बताया था कि शायद इसके साथ लूटपाट जैसी घटना हुई है। जब इसके जेब देखी जाती हैं, टटोली जाती हैं, सामान देखा जाता है, जो इसका सामान था, चाहे वो घड़ी हो उसके पास थी, इसके पास पर्स भी था, इसका मोबाइल भी था और पर्स में जितने पैसे थे वो भी थे। जब सब कुछ था तो आखिरकार इसकी हत्या क्यों की गई? साथ ही जितने भी यात्री उस बोगी के अंदर बैठे हुए थे, सबसे पूछा जाता है कि क्या तुमने कुछ वारदात देखी, क्या कुछ देखा, क्या किसी अन्य यात्री के साथ भी कोई घटना घटी थी? तो जितने भी मुसाफिर होते हैं, यात्री होते हैं, सबके सब कह देते हैं कि साहब हम तो समझ ही नहीं पाए, वो अचानक से आते हैं, एकदम से ये व्यक्ति सोया हुआ था, अपनी बर्थ पर लेटा हुआ था, गोली चलती है, गोली चलने के बाद वो तुरंत ही चैन खींचते हैं, चैन पुलिंग करते हैं, यहाँ से भाग जाते हैं। अब पुलिस वालों ने इस बात का भी अंदाजा लगा लिया कि इस व्यक्ति के साथ कोई लूटपाट जैसी घटना को अंजाम नहीं दिया गया है। लेकिन अब पुलिस ने और भी कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश की, तो इसके घर परिवार के बारे में। तो इसकी जो पत्नी है वो सुपौल में होती हैं। सुपौल एक ज़िला लगता है, वहाँ पर इसकी पत्नी, जिसका नाम होता है अस्मिता, जो कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के तौर पर उनकी पोस्टिंग होती है। जब पुलिस वाले उनको सूचना देते हैं तो इस महिला का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पुलिस वालों ने उसे तसल्ली दी, तसल्ली देने के बाद उससे जानकारी जुटाने की कोशिश की, तो ये भी पता चलता है कि उसको एक बच्ची है और बच्ची की उम्र लगभग 5 साल के आसपास है। लेकिन इस बारे में और पूछा जाता है तो इसने भी यही कहा कि शायद लूटपाट जैसी कोई घटना हुई होगी। अब पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। पुलिस ने जो इस व्यक्ति, जिसका नाम होता है देव कुमार गुंजन, जो कि टेक्नीशियन इंजीनियर होता है, इसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकलवाती है। कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकलवाने के बाद इसमें एक नंबर जो था वो बड़ा अजीब किस्म का नंबर था। अजीब किस्म का नंबर इसलिए भी था क्योंकि वो एक साल में लगभग 186 बार बातचीत हुई थी। और जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन सुबह 3 बजे फ़ोन था, दिन में भी 1-2 बार फ़ोन आया, शाम को भी 1-2 बार फ़ोन आया। ये व्यक्ति सिर्फ बात कर रहा था तो व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से बात कर रहा था, जबकि ट्रेन में जब कोई चलता है तो वहाँ पर सिग्नल पूरी तरह से आते नहीं हैं, इसलिए लोग ज़्यादातर नॉर्मल कॉल करते हैं। लेकिन वो व्यक्ति व्हाट्सएप कॉल क्यों कर रहा था? अब उस व्यक्ति का जब नंबर इस मोबाइल में डायल किया जाता है तो ये नंबर होता है कमीना नाम से सेव। नाम वैसे उसका असली होता है अजीत कुमार, लेकिन मोबाइल नंबर जो सेव था वो कमीना के नाम से सेव था। तो पुलिस वाले अब ये खुद सोचने पर हैरान थे कि आखिरकार ऐसा क्यों किया। कई बार कमीना अपने दोस्तों के लिए भी कह देते हैं। जब पुलिस ने इसके बारे में पता करने की कोशिश की तो पता चलता है कि ये व्यक्ति भी बिजली विभाग में टेक्नीशियन इंजीनियर के पोस्ट पर तैनात होता है, लेकिन इसकी पोस्टिंग होती है नालंदा ज़िले के अंदर। नालंदा में पोस्टिंग होती है। जब इससे पूछताछ की जाती है तो वो कहता है कि साहब मैं तो उसका दोस्त हूँ और दोस्ती में उसने हो सकता है कि मेरा नाम कमीना के नाम से सेव कर लिया हो, ऐसे तो कोई बात नहीं है। अब पुलिस ने इस व्यक्ति यानी कि अजीत कुमार के जो नंबर था उसकी भी सीडीआर निकलवा ली जाती है। और जब उसका नंबर की सीडीआर निकलवाई जाती है तो पुलिस खुद हैरानी में पड़ जाती है। हैरानी में इसलिए पड़ जाती है जैसे क्या ये देव कुमार गुंजन से बहुत ज़्यादा बातें किया करता था, यानी कि एक साल में जैसे 186 बार बातचीत होती है, ठीक इस गुंजन कुमार, जो देव कुमार गुंजन होता है, उसकी पत्नी अस्मिता, जिसका नाम होता है, अस्मिता से भी ये अजीत कुमार यानी कि कमीना बहुत ज़्यादा बातें किया करता था। न केवल बातचीत किया करता था, अब पुलिस ने जो अस्मिता का नंबर था उसके भी कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकलवाया। जो कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकलवाया जाता है तो उससे पता चलता है कि इनकी जो लोकेशन है बहुत बार साथ साथ होती है, यानी कि एक ही जगह होती है। ये घंटों घंटों एक साथ रहते हैं। तो अब पति तो दूर है, अब पत्नी उसके दोस्त के साथ रहती है। आखिर ये क्या वजह है? जब पत्नी ने इस बारे में पत्नी से पता करने की कोशिश की तो नॉर्मल सा जवाब दिया, क्योंकि जो असली जवाब देने वाला था वो तो मर चुका था। अब जवाब पूछा जाए तो किससे पूछा जाए? जो भी दोनों ये बातें बता रहे हैं, पुलिस उसी बात पर यकीन करने के लिए मजबूर हो रही थी। अब पुलिस ने जैसे कि
भूसे के ढेर में सुई को तलाशना जैसा होता है। पुलिस ने एक और तरकीब बढ़ाना शुरू कर दिया कि आखिरकार चैन पुलिंग किसने की थी। उस इलाके में जो बदला घाट लगता है, वहां के जो आसपास के टावर थे, बीटीएस टावर, उन बीटीएस टावरों से जो नंबरों का आना जाना था, उन सभी नंबरों को लाइन पे लिया जाता है। लाखों की तादाद में नंबर होते हैं, क्योंकि इस ट्रैक से बहुत सारी ट्रेन गुजरती हैं और साथ ही जो आसपास के इलाके के लोग हैं 10-12 किलोमीटर के रेंज में, तो बहुत बड़ी संख्या में। लेकिन पुलिस ने कुछ ऐसे नंबरों को देखा कि आखिरकार नंबर तो यहाँ से भले ही जा रहे हों, लेकिन 1-2 नंबर ऐसे होने चाहिए जो यहाँ रुकते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। पुलिस ने वही भूसे के ढेर में जैसे सुई तलाश करते हैं, तो ऐसे ही बहुत सारे लाखों नंबरों से हजारों, हजारों में से सैकड़ों, सैकड़ों में से फिर 10-15 ऐसे नंबर थे, और 10-15 नंबरों में एक नंबर आता है जहानाबाद के घोसी थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है सुजात। यहाँ का रहने वाला राजू कुमार उर्फ धीरज होता है। जब इसके बारे में जानकारी जुटाई जाती है, तो ये व्यक्ति होता है राजू कुमार नाम का आपराधिक किस्म का व्यक्ति, और रहने वाला होता है जहानाबाद का। पुलिस का दिमाग यहीं से ठनक जाता है, और ठनक इसलिए जाता है क्योंकि अभी तक जिसका नंबर कमीना नाम से सेव था, वो भी जहानाबाद के घोसी थाना क्षेत्र का होता है। अब इन दोनों का आपस में क्या लिंक है, पुलिस इस लिंक को ही तलाश करने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने धीरे धीरे करके, यानी कि अब राजू कुमार उर्फ धीरज को भी हिरासत में ले लिया। साथ ही जो उस मरने वाले की पत्नी होती है अस्मिता, जो कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर होती है, उसको भी हिरासत में ले लिया। और साथ ही जिसका नाम कमीना होता है, यानी कि अजीत कुमार होता है, पुलिस उसको भी हिरासत में ले लेती है। अब इन तीनों से सख्ती से जब बातचीत करना शुरू कर देती है, हालांकि पुलिस को वक्त लग जाता है, लगभग 30 से 32 दिन बीत जाते हैं, और ये तारीख आ जाती है 12 जुलाई 2026। पुलिस ने इन तीनों को हिरासत में लेने के बाद अब इसमें मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया। जब जांच पड़ताल करती हैं तो कहानी कुछ निकल के इस तरह से आती है। कहानी आती है साल 2017 में शुरू होती है। सीतामढ़ी एक जगह लगती है, जिला लगता है। यहाँ पर ये अस्मिता कुमारी नाम की जो लड़की होती है, इसकी पहली पोस्टिंग हुई थी टेक्नीशियन इंजीनियर के तौर पर, और इसी जगह पर देव कुमार गुंजन की भी पोस्टिंग हो जाती है पहली बार, और इसी जगह पर अजीत कुमार की भी पोस्टिंग हो जाती है। तीनों की एक ही जिले में जब पोस्टिंग होती है तो आपस में मिलना जुलना भी होता था, और जब मिलना जुलना होता था तो अस्मिता कुमारी को अजीत कुमार नाम का जो इंजीनियर होता है उससे इश्क हो जाता है, इनकी प्यार हो जाता है, और अजीत कुमार को भी इससे प्यार हो जाता है। लेकिन इसके पैरों तले जमीन जब खिसक जाती है, जब इसके घर वालों ने इस देव कुमार गुंजन से रिश्ता तय कर देते हैं। जब देव कुमार गुंजन से रिश्ता तय कर देते हैं, हालांकि इस लड़की ने ऐतराज करने की कोशिश की, मना करने की कोशिश की, लेकिन दोनों परिवारों की मर्जी थी, सहमति थी, और सहमति के बाद आखिरकार साल 2018 में अस्मिता की और देव कुमार गुंजन की शादी हो जाती है। और जैसे शादी होती है तो ये बात इस लड़की यानी कि अजीत कुमार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी, अजीत कुमार को बिल्कुल परेशान करती थी। ये दोनों पहले से ही प्रेम संबंध थे, अवैध संबंध भी थे। उधर तो उसकी शादी हो जाती है, कुछ वक्त बीत जरूर जाता है, लेकिन ये इससे अलग होना चाहती थी अपने पति से, और अलग होने के लिए उसने पढ़ाई लिखाई में खूब मेहनत की, और खूब मेहनत करने के बाद वक्त का पहिया आगे बढ़ता चला जाता है। साल 2021 में इसको एक बेटी भी पैदा हो जाती है। पढ़ाई में लगातार मेहनत कर रही थी, और साल 2023 में आखिरकार इसका सिलेक्शन हो जाता है मोटर व्हीकल इंजीनियर के तौर पर, नहीं इंस्पेक्टर के तौर पर। जैसे मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर ये बन जाती है तो साल 2023 में इसकी नौकरी लग जाती है बिहार प्रदेश के जिला सुपौल में। उधर जो अजीत कुमार होता है उसकी पोस्टिंग हो जाती है जिला नालंदा में, और जो देव कुमार गुंजन होता है उसकी पोस्टिंग सीतामढ़ी से जुमई के मलयपुर में पोस्टिंग हो जाती है। यानी कि तीनों अलग अलग हो जाते हैं। अब ये प्लानिंग करती है अस्मिता, जब जब इसका पति आता है तो प्रेमी नहीं आता, और जब प्रेमी आएगा तो फिर पति नहीं आएगा। ये ज्यादातर जो अपना वक्त गुजारा करती थी वो प्रेमी के साथ ही गुजारा करती थी। प्रेमी ने भी अपनी प्रेमिका की वजह से शादी नहीं की थी, फैसला कर लिया था कि जिंदगी भर साथ रहेंगे, अब चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इनको खटकता था, परेशान करता था देव कुमार गुंजन का बार बार आना, उनकी जिंदगी में दखल देना। बेवजह वो जब आता था तो उनको तकलीफ होती थी, उनको लगता था कि इसको रास्ते से हटाया जाए, और रास्ते से हटाने के लिए इन्होंने प्लानिंग की। प्लानिंग ऐसी करते हैं कि खूब सारी पढ़ाई करते हैं, यानी कि ऐसी किताबें पढ़ते हैं, बॉलीवुड की हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, सीरियल देखते हैं, बहुत सारे कहानी किस्से सुनते हैं, और वहाँ से तैयारी करने के बाद ये फैसला करते हैं कि इसका कत्ल कराते हैं। और कत्ल कराने के लिए इन्होंने जो प्लानिंग की थी वो कुछ ऐसे करते हैं कि जिससे कि घटनाक्रम ये ऐसा लगे जैसे हादसा हुआ है या फिर लूटपाट की जैसी कोई घटना हुई है, लेकिन किसी को ये ना पता चल सके कि कत्ल हुआ है। इसलिए जो अजीत कुमार होता है इसने अपने ही इलाके के रहने वाले राजू कुमार से संपर्क किया। राजू कुमार संपर्क करने के बाद कहता है कि भाई ये कत्ल करना है। वो कहता है कि मैं कत्ल कर दूंगा, और 4 लाख रुपए की रकम तय कर ली जाती है। 4 लाख में 1,60,000 रुपए एडवांस दे दी जाते हैं,
और उससे कहा जाता है कि जब तुम घटनाक्रम को अंजाम दोगे तो ये देखना ही कब आता है कब जाता है, क्योंकि पत्नी सारी की सारी रिकॉर्ड दे दिया करती थी, लोकेशन दे रही थी, अपने पति से पूछती थी तुम कहाँ पहुंचे कहाँ नहीं पहुंचे। पति से अगर पत्नी पूछ रही है तो उसमें हर्ज क्या है, बताने में उससे हर्ज भी नहीं होता था, वो बता दिया करती थी। और राजू ने उसका कई बार उसका पीछा किया ये देखने के लिए कैसे जाता है कैसे आता है। वो पूरी प्लानिंग कर लेता है क्योंकि वो बिल्कुल बेफिक्री के साथ उस ट्रेन में जाता था, आराम से सो जाया करता था। ऐसे ही उसने 11 जून 2026 की रात 8:30 बजे के आसपास का वक्त चुना था। जैसे ही वो उस बोगी में जाता है, आराम से लेटा हुआ था, गोली मारता है, गोली मारने के बाद निकल जाता है, ये सोचकर कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन पुलिस ने जो अपने टीमों का जो इस्तेमाल किया, एसआईटी ने जो पूरी ईमानदारी से जांच पड़ताल की, तो जांच पड़ताल करने के बाद आखिरकार कत्ल का खुलासा हो जाता है और इन तीनों का आपस में लिंक का भी पता चल जाता है। कत्ल की जो रकम तय हुई थी, शुरुआत में 1,60,000 दिए थे और तय हुई थी 4 लाख रुपए, बाकी के जो पैसे थे वो भी दे दिए जाते हैं। ये आराम से अपना काम कर रहे थे, लेकिन गलती ये कर जाते हैं कि इनकी जो लगातार बातचीत थी, इनकी जो लोकेशन थी, वो एक जगह मैच कर जाती है और उस लोकेशन से ही पता चल जाता है कि ये प्यार करती थी किसी और से, शादी किसी और से हो जाती है, इसलिए अपने पति को चलती हुई ट्रेन में गोली मरवाकर हत्या करवा देती है। लेकिन उस घटनाक्रम का 34 दिन के बाद खुलासा हो जाता है। ये घटना तब होती है जब केतन अग्रवाल की हत्या होती है महाराष्ट्र प्रदेश के पुणे में, और ये अपने पति की हत्या पहले ही करा चुकी थी। जब पुलिस वालों ने इससे बातचीत में ये पूछा कि केतन अग्रवाल वाला मैटर था, तुम्हें उसे याद करके कुछ घबराहट नहीं होती थी, तब इस महिला ने कहा कि हाँ मुझे वाकई सचमुच घबराहट होती थी। जैसे ही घटनाक्रम का खुलासा हो रहा था उनका, या फिर इस बीच में जो पतियों की मर्डर की सूचना लगातार आ रही थी, तो ये डरती थी कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मामले की भी खुलासा हो जाए। खुलासा हो जाता है। पुलिस ने इन्हें 15 जुलाई 2026 को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेज दिया। और जब इस घटनाक्रम की खबर लोगों को पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी होशियार, इतनी पढ़ी लिखी महिला आखिरकार इस घटनाक्रम को कैसे अंजाम दिलवा सकती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जाते जाते बलरामपुर के रहने वाले हैं आसिफ अली चौधरी, गोंडा के रहने वाले हैं इरफान सिद्दीकी। आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।